हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, इस वक्त जो मार्केट में हमें मैसिव सेलिंग देखने को मिल रही है और एक बहुत ही ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है, उसकी वजह क्या है ये हम जानते हैं। और वो वजह है जो यूएसए और ग्रीनलैंड के बीच में जो इशू चल रहा है उसको लेकर। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये मामला यूरोप का है, एक छोटे से देश का है, तो वो इतने वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स को इतना क्यों इम्पैक्ट कर रहा है और ख़ास करके हमारे मार्केट्स क्यों इतना ज़्यादा गिर रहे हैं कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। आइए इसको डिकोड करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स पर देखते हैं कि इन टैरिफ्स का क्या असर हुआ है। तो अगर आप देखें तो वीकेंड में ये टैरिफ्स की अनाउंसमेंट हुई थी, जो ईयू का टैरिफ लगा है, और उसके बाद अभी 3 दिन हुए हैं और इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी मार्केट्स पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, कोरियन मार्केट्स को छोड़कर। कोरियन मार्केट्स इनफैक्ट 1.43% अप है और सभी मार्केट्स पर जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है करीब 1 to 2%, मोस्टली 2% के आसपास हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। हमारे मार्केट्स भी करीब करीब जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है उससे 2% गिरे हैं, बट हमें ध्यान में रखना है कि उससे पहले ही हमारे मार्केट्स गिर रहे हैं। तो हमारे मार्केट्स पर ऐसा लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और भी दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी इस पर इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट से पहले ही हमारे मार्केट्स गिरने शुरू हो गए थे। तो अब जरा समझते हैं कि इन ग्लोबल मार्केट्स पर ये ग्रीनलैंड का इम्पैक्ट क्यों हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये जो ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कोई मजाक नहीं है और वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। उन्होंने कहा है देयर कैन बी नो गोइंग बैक, जो उनकी फर्मनेस है उसको वो बता रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्यों वो उसको लेना चाहते हैं, क्यों वो एक आईसी आइलैंड को लेना चाहते हैं। तो इसके जो रीजंस हैं, एक तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, लेकिन उससे भी बड़ा जो इशू है वो ये है कि उसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक है। और ये अमेरिका का कहना है कि रशिया और चाइना से अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब ये तो काफ़ी टाइम से ही ग्रीनलैंड है, लेकिन अभी क्यों लेना चाहते हैं। तो दरअसल अगर आप देखें तो जो उनका पहला टर्म था उसमें भी उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन इतनी सीरियसनेस नहीं थी। अब इस टर्म में वो सीरियस क्यों है, क्योंकि आप पढ़ा होगा या सुना होगा कि रशिया ने एक नई न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बनाई है। उसका नाम है ब्यूरेवेस्टनिक, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और वो एक न्यूक्लियर पावर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो रशिया से चलकर अमेरिका जाकर वहाँ पर बम गिरा सकती है, और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी उसे नहीं पकड़ पाएगा। अब ये जो फ्लाइट अगर इस मिसाइल की जाती है, करीब 20 मिनट लगते हैं यूएसए पहुंचने में, और 11वें मिनट पर ये ग्रीनलैंड के ऊपर होगी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स पहुँचने से पहले उस मिसाइल को गिराने की एक पॉसिबिलिटी वहाँ पर बन जाएगी अगर ये सिस्टम लग जाता है। तो इनका जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके लिए इस लोकेशन की ज़रूरत है। और रेयर अर्थ का तो इशू है ही, वो काफ़ी रिच है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, और उनके फैमिली में भी कुछ इसको लेकर इंटरेस्ट है। मैंने आपके साथ शेयर किया कि वहाँ की एक कंपनी है एमपी मटेरियल यूएस की, उसमें यूएस गवर्नमेंट ने $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और उसका काम है रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्वायर करना, खरीदना, बनाना, ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी को हटाया जा सके। साथ में ट्रंप का एक पर्सनल बिलीफ है। ट्रंप सेज ओनरशिप इज साइकोलॉजिकली नीडेड फॉर सक्सेस, मतलब ही वांट्स एक्चुअल कंट्रोल। एग्रीमेंट नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी उनके एलाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट करके हम अपना सिस्टम वहाँ पे रख देंगे, जैसा जापान में भी उन्होंने रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि ये हमारे
पूरी तरीके से कंट्रोल में हो, हम इसे ओन करें। अब ऑब्वियसली वो नहीं मान रहे हैं, डेनमार्क भी नहीं मान रहा है कि हम अमेरिका को देंगे, तो अब वो कैसे लेंगे? तो एक तो ऑप्शन जो है वो उन्होंने टैरिफ लगा दिया 10% का, और इन्होंने कहा है कि 1 जून से वो उसे 25% कर देंगे। दूसरा जो है, जो भी उनका विरोध कर रहा है उस पर वो भी टैरिफ लगा दे रहे हैं। अभी फ्रांस के जो शैम्पेन यूएसए में आती है उस पर उन्होंने 200% का टैरिफ लगा दिया है। और अभी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है डेवोस में, वहाँ पर भी वो प्रेशर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली वहाँ पर कुछ सोल्यूशन भी निकल जाए, वी डोंट नो। और साथ में वो वहाँ के लोगों को फाइनेंशियल ऑफर्स भी दे रहे हैं। तो ये सारे हथकंडे वो अपना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम फोर्स भी यूज़ करने से नहीं हेजिटेट करेंगे। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? मोस्ट लाइकली यस, क्योंकि यूरोप जो है पूरी तरीके से ईयू इसको लेकर एक नहीं है, डिवाइडेड है। और यूरोप की ऐसी हालत भी नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ाई कर सकता है। तो छोटा मोटा विरोध वहाँ पे हो रहा है, और वहाँ की जो यूनिटी है वो नहीं दिख रही है। इटली के जो भी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है, ट्रम्प को एक तरीके से सपोर्ट किया है। तो यूरोप इस सिचुएशन में नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को करेगा, लेकिन यूरोप के पास ऐसे हथकंडे हैं जिससे वो अमेरिका को बिना गोली चलाए भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यूरोप के जो पब्लिक है उनको भी यूएसए में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 16% लोग ऐसे हैं जो यूएसए को एक ट्रस्टेड अलाई मानते हैं। इनफैक्ट अब तो ऐसी सिचुएशन है कि दुनिया में कोई भी यूएसए को ट्रस्टेड अलाई नहीं मानता है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो ये करंट सिचुएशन है, लेकिन इसको लेकर बाजार घबराया हुआ क्यों है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, जैसा वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था कि हिटलर एक एक करके सारे देशों पे कब्जा कर रहा था, और वो कुछ देशों पे कब्जा करता गया, और फिर वो पोलैंड पर जैसे ही कब्जा करना शुरू किया तो बाकी कंट्रीज़ ने रिटेलिएट कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। तो उसी तरीके की सिचुएशन अभी बनती हुई दिख रही है। अमेरिका को लगता है हमें जो माने हम कर लेंगे, हमें कौन चुनौती देगा। मोस्ट लाइकली यूरोप से भी उन्हें चुनौती नहीं मिलेगी, वो ले लेंगे। लेकिन यूरोप भी कोई ज़रूरी नहीं है कि शांत बैठेगा, क्योंकि जिस तरीके के वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं चांसेस है कि नेटो भी टूट जाएगा। लेकिन वहाँ पे यूरोप कैसे रिएक्ट करेगा, इसको लेकर ही मार्केट थोड़ा नर्वस हो रहा है। तो अगर आप देखें कि जो यूएस ट्रेजरीज है, जिसमें दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है। अगर आप टॉप 5 होल्डिंग्स को देखेंगे, जिसमें जापान आता है 15% का होल्डिंग रखता है, चाइना 10% का रखता है,
यूके करीब 9% का रखता है, साउथ अफ्रीका करीब 5% का रखता है और कनाडा करीब 5% का रखता है। अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात यह है कि ईयू अगेंस्ट अमेरिका है, कम से कम इस मुद्दे पर वो लड़ाई नहीं करेंगे। चाइना हम जानते हैं कि वो तो यूएस के साथ उसका पंगा चल ही रहा है और कनाडा भी, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो चाइना में जाकर गए और उनके साथ अब वो एसोसिएशन बना रहे हैं, यानी कि अमेरिका को डिच कर रहे हैं। तो अगर आप तीनों की होल्डिंग जोड़ लेना, ईयू, चाइना एंड कनाडा, इनकी जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है 40% होल्ड करते हैं। अगर इन्होंने कोऑर्डिनेटेड मैनर में, सिंक्रोनाइज मैनर में यूएस ट्रेजरीज को डंप करना शुरू किया तो बिना गोली चलाए अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको वो बर्बाद कर देंगे। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले तो वहाँ पर महंगाई छप्पर फाड़ ऊपर चली जाएगी और वहाँ की इंटरेस्ट रेट्स छप्पर फाड़ के ऊपर चले जाएंगे। डॉलर को कमज़ोर होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये बॉन्ड मार्केट में ज़बरदस्त उथल पुथल मचाएगा जो कि पूरे दुनिया के मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगी। और यूरो और येन, इसमें हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ये जो करेंसी पेयर है एट द कॉस्ट ऑफ डॉलर, तो इसी का बाजार को सबसे ज़्यादा रिस्क है। अब देखिए, डेनमार्क की अगर हम बात करें जो इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में घुसा हुआ है, वो करीब $2 बिलियन के यूएस ट्रेजरीज तो अकेला होल्ड करता है और ऑलरेडी उन्होंने इसमें सेलिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क बाजारों को लग रहा है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, तो ये रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर ये टैरिफ लग जाते हैं, 10% लगते हैं, तो चलो सूनर और लेटर तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन अगर 25% टैरिफ लग जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो यूरोप है, ईयू है, वो यूएसए का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। करीब $1.3 ट्रिलियन से ज़्यादा का जो है उनका ट्रेड होता है। और ये डेटा मैं आपको 1-1.5 साल पुराना शेयर कर रहा हूँ, अभी तो इसमें और भी बढ़त हुई होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये फुल ब्लोन ट्रेड वॉर दुनिया भर में शुरू कर देगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्प्टेड हो जाएगी। इसमें ऑटो, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, इन सब पे इम्पैक्ट होगा। इसलिए आप देखेंगे जो कंपनीज यूरोप में से डील करती हैं ऑटो वाली, उनके स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट होती हुई दिख रही है। साथ में जो कंज्यूमर प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ेंगे और सेंट्रल बैंक्स जो रेट कट करने की इनिशिएशन कर रहे थे वो रुक जाएगा। तो ये पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए ये मामला सिर्फ ग्रीनलैंड का या डेनमार्क का या यूएसए का या ईयू का नहीं है, ये पूरे दुनिया का मामला है और वही स्टॉक प्राइजेस में होता हुआ हमें दिख रहा है। अब आइए इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया भी जितना गिरा पिछले 2-3 दिनों में, वो वर्ल्ड में जितनी गिरावट हुई उसी लेवल पर हुआ, लेकिन इंडिया उससे पहले ही गिरना शुरू हो गया था। उसकी वजह क्या है? और साथ में आप ये भी नोट करिए कि हमारे मार्केट ज़्यादा गिर रहे हैं, हमारे जो इमर्जिंग मार्केट के पेयर्स हैं उससे भी ज़्यादा गिर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? पहला तो जिस तरीके की सिचुएशन अब बन रही है, देखिए अब लगता नहीं है कि इंडिया यूएसए की डील होगी, कोई मिरेकल हो जाए या हम पूरे तरीके से लेट जाएं तो वो अलग बात है। दूसरा, हम जानते हैं कि अभी फ्रेश टैरिफ्स की तलवार भी हमारे ऊपर लटक रही है। अभी तरह तरीके के जो जाल ट्रंप फेंकने वाले हैं, एक जैसे उसमें उन्होंने गाज़ा का पीस प्लान पे इनवाइट किया है। अब वहाँ हम हाँ कहें तो भी प्रॉब्लम है, ना कहें तो भी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फ्रेश टैरिफ हमारे ऊपर लग सकता है। हम देख रहे हैं किस तरीके से जो उनके बारे में कुछ बोल रहा है उनके ऊपर वो 200%, 300%, 500% टैरिफ ठोक दे रहे हैं। तो ये एक रिस्क लगातार बना हुआ है। साथ में जो हमारी ईयू के साथ डील हो रही थी, ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह रहे थे, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? अगर ईयू पे टैरिफ लग गया या वहाँ पे रिसेशन आ गया तो वो जो हमें एडवांटेज मिलना था उसका क्या होगा? इसको लेकर भी प्रॉब्लम्स है, डर बना हुआ है। और आखिरी में जिस तरीके से हमारी करेंसी वीक हो रही है, अभी हम 90 पे थे, हम शोर मचा रहे थे,
अभी हम 91.5 से ऊपर चले गए, 91.6 लास्ट आई चेक, और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सिलसिला रुकेगा। ये यहाँ से ऐसा लगता है कि 95 की तरफ बढ़ रहा है, और जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, हमें लगता है कि इसी साल शायद कहीं हमें ना देखना पड़ जाए। और इन कारणों से इंडिया जो है ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड मार्केट्स को, और हमारे पास अब आने वाले दिनों में एक ही हथियार बचा है, वो है बजट। और ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से मार्केट्स हमारे गिर रहे हैं कि बजट से कोई मार्केट को उम्मीद है। अगर तो कुछ उन्होंने बहुत बड़ा कुछ कर दिया तब शायद हमारे मार्केट संभल जाएं, लेकिन अल्टीमेटली हमारी जो कंपनीज हैं वहाँ पर हमें ग्रोथ देखना पड़ेगा, तभी हमारे मार्केट्स गिरने से रुकेंगे। आज हमारे मार्केट्स पर ग्रोथ स्टोरीज का बहुत ज़्यादा अभाव है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में ये सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी रातों रात नहीं बनती है, उनके लिए हमें सालों उस पर एफर्ट डालना पड़ता है। फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कि ऐसी ग्रोथ स्टोरीज हमें फ्यूचर में निकल कर आएगी, और ये एक बड़ा कारण बनेगा जिसकी वजह से FIIs और भी ज़्यादा एक्सिट करेंगे और हमारे मार्केट्स प्रेशर में रहेंगे, और अगर संभले भी तो वर्ल्ड मार्केट्स को वो अंडर परफॉर्म करेंगे। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, क्या वो खतरे में है? इट इज़ टू अर्ली टू से, लेकिन अगले 2-3 क्वार्टर में अगर कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो काफ़ी हद तक हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी ग्रोथ स्टोरी अब खतरे में है। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और मार्केट का डेटा देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज 21 जनवरी है, और आज एक बार फिर हमें गिरावट देखने को मिली। कल के वीडियो में हमने शेयर किया था बाउंस की पॉसिबिलिटी है, सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा इस पर क्वेश्चन मार्क है। सस्टेन किया नहीं, ग्रीन पर आकर हमें वापस से रेड देखने को मिला। तो आज हमने करीब 75 पॉइंट्स लूज़ किए, और अब हम 25,200 से नीचे चल रहे हैं। अगर हम इस महीने देखें जनवरी के महीने में, तो करीब करीब हमने 970 पॉइंट्स अभी तक लूज़ कर दिया है। टॉप से अगर आप देखेंगे तो करीब 1200-1300 पॉइंट हम लूज़ कर चुके हैं रिसेंट टाइम पे। तो ये जो ऑल टाइम हाई का सेटअप बना था, ये दरअसल एक ट्रैप था जिसके बारे में हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे थे। अब अगर वॉलेटिलिटी की तरफ देखें तो अब यहाँ पर हमें सिस्टम में फियर काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, हम 8% के कॉल आईवी पुट आईवी पे ट्रेड हो रहे थे, अब वो बढ़कर 11% हो गया है कॉल का, और 12% हो गया है पुट का। तो आईवी तो बढ़ रही है, आज भी बढ़ी है। इसके बाद अगर हम विक्स में देखें तो विक्स काफ़ी महीनों के बाद 13% पर आया, करीब करीब 14% हम कहेंगे। तो ह्यूज राइज फ्रॉम 9.15% टू 13%, करीब करीब आप 4% का हमें राइज देखने को मिला है एक महीने के आसपास। तो ये बता रहा है कि जो ये लो आईवीज इतने टाइम से बना हुआ था, ये दरअसल एक ट्रैप था, यहाँ पे लोगों को फंसाया गया। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखिए तो आज मार्जिनल राइज हुआ है, और अगर हम परसों से देखें तो वो उससे भी डाउन है। तो परसों के दिन 0.78 था, फिर 0.64 हुआ, और आज फिर 0.74। तो मार्जिनल राइज है। तो वंस अगेन ये थोड़ा सा हमें होप दे रहा है। लेकिन अगर हम फ्यूचर्स मार्केट में देखें तो क्या देखने को मिलता है? तो करंट मंथ में तो पोजीशन सारी काट दी गई हैं, और वो सारी पोजीशंस नेक्स्ट मंथ पे रोल ओवर हुई हैं। तो करंट मंथ में 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कट किए गए, लेकिन नेक्स्ट मंथ में 24,850 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं विथ द फॉलिंग प्रीमियम। तो अब हम करंट मंथ में 32 पॉइंट्स का प्रीमियम है, कल 35 पॉइंट्स का था, बीच में डिस्काउंट भी आ गया था, और नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी ड्रॉप हुआ है। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग बात ये है कि जो टर्नओवर है वो काफ़ी ह्यूज है, 1,33,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, और मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, और यही ट्रेंड लगातार चल रहा है। यानी कि ये जो सेलिंग है ना, ये कोई बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कुछ किसी को अंदर की खबर है वो सेलिंग कर रहा है, क्योंकि FII की सेलिंग इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मछली मार्केट्स को डंप कर रहा है, ऐसा लगता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी पुअर है, 1078 अप एंड 2141 डाउन। और कल के दिन FIIs की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन और उन्होंने बढ़ाई, तो 1,93,000 से बढ़ाकर करीब
2,01,000 के आसपास उन्होंने की है। तो ओवरऑल डेटा क्या बता रहा है? डेटा ये बता रहा है कि वंस अगेन एक छोटा मोटा ग्रीन के साइंस हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट जो कि एक थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू होता है, फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, वहां पर अभी भी स्ट्रांगली बेयरिश सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो रिकवरी होगी तो शॉर्ट लिव्ड होगी, अभी ये सेलिंग चलेगी डेटा देखकर ऐसा लगता है। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा जो टारगेट था वो 25,200 का था और उसको वो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पर एक छोटे मोटे बाउंस के चांसेस हैं, लेकिन ये सेलिंग अभी रुकने का नाम नहीं लेगी। अगर हम थोड़े डेली इंडिकेटर्स में देखें, हमें क्या देखने को मिल रहा है? कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। हाँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे 1 आवर, 30 मिनट्स, 2 आवर्स, वहाँ पर आपको रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। डेली चार्ट में कोई रिवर्सल का आज की डेट में साइंस नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक हमारा होप है 25,200 और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तब हम छोटी मोटी रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। आज के डेट में कोई रिवर्सल के साइंस नहीं। अगर आप शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करिए। मुझे लगता है कि 25,200 के आसपास का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, और अगर आप लंबे टाइम के लिए पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्लोजिंग होते ही आप अपने हेजेस को एक्टिवेट करिए या पोजीशन को एग्जिट करिए। सो फॉर नाउ 25,200 के लेवल पर अपना वॉच बनाए रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।